मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आगे की बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियो से आगे हम चलेंगे तो हम अभी पिछली लाइनों का ही क्रिटिकल थोड़ा सा नोट देखेंगे। एक ये बात हम बताने जा रहे हैं कि इनसाइड द चर्च की जो बात की गई है इसमें, तो मैं आपको बताऊं, ओनली द रिच एंड द इलस्ट्रियस हैव टॉम्ब्स एंड मॉन्यूमेंट्स इनसाइड द चर्च। अर्थात सिर्फ धनवान और प्रसिद्ध जाने माने लोग जो होते हैं उनकी कब्रें या उनके स्मारक ही चर्च के अंदर बनाए जाते हैं। द पुअर हैव humble graves इन द चर्च यार्ड। सिर्फ चर्च यार्ड के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की कब्रें ही बनाई गई हैं। गरीब लोग जो हैं वो चर्च के बाहर हैं और जो धनवान लोग हैं वो चर्च के अंदर दफनाए गए हैं। बट व्हाट इज़ सजेस्टेड हेयर इज़ दैट, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बात ये बताई गई है कि द पुअर नाइदर हैव मेमोरियल्स रेज्ड टू देम। गरीब लोगों की कब्रों पर ना तो किसी भी तरह की स्मृति बनाई गई है इनसाइड द चर्च, नो दे हैव देयर प्रेजेज संग इन मेमोरियल सर्विस। ना ही उनकी स्मृति में किसी प्रकार के जो मृत्यु गीत गाए जाते हैं वो भी नहीं गाए गए हैं। एक शब्द और हमारे आगे आ रहा है, लॉन्ग ड्रान एजल, अर्थात द पार्ट ऑफ द चर्च स्ट्रेचिंग along us whole length parallel to the central portion and divided from it by pillars। हम सब ने चर्च देखा है। चर्च में बीच में एक लंबी गैलरी होती है, इधर उधर पिलर लगे होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होता है और बीच में जो जगह है ऑल्सो द पैसेज वे बिटवीन द सीट्स एंड रोज। इसने बताया कतारों के और सीट्स के मध्य एक बीच में जो रास्ता होता है उसके लिए आया है लॉन्ग ड्रैन आइजल, अर्थात बीच का रास्ता है, वहाँ पर इन कब्रों को दफनाया गया है। आगे की लाइनों की जब हम इसमें बात करने जाएंगे तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ से 41 से लेकर 44 तक की वो लाइनें हैं जो कि हमें बता रही हैं कि कैन स्टोरीड अर्न से लेकर अर्थ ऑफ डेथ तक हम चल रहे हैं। अर्थ ऑफ डेथ तक हम चल रहे हैं। हम बात करेंगे, अब देखिए इन पंक्तियों में कवि हमारा ध्यान दिला रहा है, द पुअर पीपुल हैव देयर ग्रेव्स इन द चर्च कल्ट्रीयार्ड, द रिच हैव देयर ग्रेव्स इनसाइड द चर्च। धनवानों की अंदर हैं, गरीबों की बाहर हैं। दे हैव अर्न्स कैरिंग एन इंस्क्रिप्शंस प्रेजिंग द डेड पर्सन एंड सर्विंग एज इज मेमोरियल एसेज। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहा है कि उनकी यादगार के लिए भस्म कलश, अस्थि कलश रखे हैं जिन पर उनकी प्रशंसा लिखी हुई है ताकि उनकी यादगार बनी रहे। उनकी याद में उनकी मूर्तियाँ बनी हैं। गरीबों की कब्रों पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अर्न मीन्स कैन स्टोरीड अर्न, लेकिन क्या ये चीज़ें जो हैं वो उनको मृत्यु से वापस ला सकती हैं क्या, कवि कहना चाहता है। दे हैव मेमोरियल स्टैचू बिल्ट इन देयर मेमोरी। उनकी धनवान लोग जो हैं, पैसे वाले हैं, उनकी स्मृति के अंदर स्टैचू, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। द पुअर हैव नो सच थिंग्स, लेकिन गरीब लोगों की स्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द अर्न टू प्रिजर्व देयर एसेज और ए मेमोरियल स्टैचू। अब वो कह रहा है कि वो अस्थि कलश और वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ कैन नॉट ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। ये चीज़ें उनको जीवन में वापस नहीं ला सकती, अर्थात उनको जीवित नहीं कर सकती हैं। ऑनर्स नाउ गिवन टू देम और वर्ड्स टू फ्लैटरी। सम्मान में गाए गए गीत, उनकी प्रशंसा में गाए गए गीत, ये चापलूसी भरे शब्द कुछ भी कैन नॉट प्लीज देयर सेंसलेस ईयर्स। उनके निर्दयी कानों को
सुख नहीं दे सकते हैं, आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं। कवि यहाँ कह रहा है सेंसलेस ईयर्स। सेंसलेस ईयर्स मीन्स मृत लोग हैं, अब वो तो उनकी बॉडी जो है वो सेंसलेस हो गई है, तो ये बात भी क्लियर है कि उनके कान भी सेंसलेस हो चुके हैं। द पोएट सेज दैट नाइदर एन अर्न विद इंस्क्रिप्शंस टेलिंग देयर स्टोरी or any lifelike statue made in their memory can bring back to life those villagers who are lying dead in their grave। किसी भी प्रकार के अस्थि कलश जिस पर उनकी स्मृति लिखी हुई है, या किसी भी प्रकार की विशालकाय मूर्तियाँ या कोई गीत उन व्यक्तियों को जीवित नहीं कर सकती है जो व्यक्ति कब्र के अंदर दफनाए हुए हैं। देन तो फिर इट इज़ क्वाइट यूजलेस, निरर्थक है टू मॉक एट देम, उन लोगों का मजाक उड़ाना। दैट दे कुड नॉट हैव दीज थिंग्स, कि इन लोगों को, गरीब लोगों को ये चीज़ नहीं मिली, ना उनको अस्थि कलश मिला, ना उनकी किसी ने मूर्ति बनाई, ना उनके लिए किसी ने मृत्यु गीत गाए। ही फर्दर सेज दैट, कवि आगे कहता है कि वर्ड्स ऑफ स्पीचेज, कि भाषण में जो शब्द बोले जाते हैं, नाउ अटर्ड और डिलीवर्ड इन ऑनर ऑफ द डेड, मृत्यु के सम्मान में जो बताए जाते हैं, मृत व्यक्ति के लिए गाए जाते हैं, कैन नॉट राउज देम इनटू एक्शन, वो उनको उठाकर जीवित नहीं कर सकते हैं। फ्लैटरी ऑल्सो कैन नो मोर कम्फर्ट देयर ईयर्स, चापलूसी भी उनके शब्दों को किसी भी प्रकार से राहत नहीं दे सकती है। विच हैव बीन मेड ऑलरेडी सेंसलेस, वो ईयर्स जो पहले से ही निर्दयी और निर्जीव हो चुके हैं। हम यहाँ पर क्रिटिकल नोट की बात करेंगे तो बात करते हैं स्टोरीड अर्न की। एन अर्न एक प्रकार का बर्तन है, कैरिंग एन इंस्क्रिप्शन, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, एज ए मेमोरियल, स्मृति के रूप में। दूसरा एक शब्द हमारे सामने आ रहा है एनिमेटेड बस्ट। ए बस्ट इज यूजुअली लाइफ साइज बट डेपिक्टेड ओनली द हेड एंड शोल्डर्स, एक प्रकार की विशालकाय मूर्ति हम कह सकते हैं। इस लाइन में फिर हम देखेंगे कि क्लासिकल ट्रेट हमें दिखाई दे रहा है। कवि यहाँ पर पर्सनिफिकेशन कर रहा है ऑनर और फ्लैटरी का, जो कि आर नॉट वर्दी, योग्य नहीं हैं एक व्यक्ति को मृत से जीवित करने में। आगे के स्टेंजा की हम बात करेंगे। अर्ध प्रतिमा बताई गई है, एनिमेटेड बस्ट। आगे की लाइन है परहैप्स इन दिस से लेकर लिविंग लायर 45 से 48। ग्रे इन हिज एलिजेस शोज इन दिस स्टेंजा दैट द पुअर आर नॉट नेसेसरीली डाइवर्ड ऑफ ग्रेटनेस, कि जरूरी नहीं है कि इंसान गरीब है तो उसके अंदर महानता न हो या उसको महानता से वंचित कर दिया गया हो। ये भाव इन पंक्तियों में दिखाए जाएंगे या प्रदर्शित किए गए हैं। ही पॉइंट्स आउट दैट, ये वो हमें संकेत देता है कि इवन अमॉन्ग दीज बरीड विलेजर्स, कि हो सकता है इन गरीब दफनाए हुए लोगों में से देयर माइट हैव बीन पीपल बॉर्न विद हैवीली इंस्पिरेशन, हो सकता है कि इन लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति भी दफनाया गया हो जिसको कि बहुत ही स्वर्गीय प्रेरणा प्राप्त हो फॉर डूइंग नोबल डीड्स, यानी जन्मजात महान जिसको हम कहते हैं। हो सकता है इसमें कोई ईश्वर द्वारा प्रेरित महान व्यक्ति भी कब्र के अंदर दफनाया गया हो सकता है। बट लेकिन डेस्टिनी हैड अनफॉर्चुनेटली डिनाइड टू देम, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके सौभाग्य ने उनको वंचित कर दिया है द लग्जरी एंड एमिनेंस, उस विलासता और उस योग्यता से ऑफ हैविंग मैग्निफिशेंट टॉम्स, ताकि उनको भी अच्छी कब्र, शानदार मेमोरियल प्राप्त हो सकें। नेवरदिलेस, फिर भी दे वर एंडोड विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैरिज, फिर भी उनको कुछ असाधारण योग्यताएं प्रदान की गई हैं। दे हैड नो अपॉर्चुनिटी टू शो देम, लेकिन समय ने उनको किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया कि वो अपनी इस योग्यता को प्रदर्शित कर सकें। बिलो वन ऑफ दीज ऑब्सक्योर ग्रेव्स माइट बी रेस्टिंग ए मैन, अब वो कह रहा है कि इस अस्पष्ट कब्र के नीचे हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आराम कर रहा हो हु पजेस्ड द कैपेबिलिटी
जिसके अंदर योग्यता हो फॉर रूलिंग ओवर ए होल एम्पायर, संपूर्ण साम्राज्य का शासन चलाने की, यानी कि राजा हो सकता है इस कब्र में कोई। और ए मैन, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है हु हैड ग्रेट पोएटिक जीनियस, जिसके पास महान काव्यात्मक प्रतिभा हो। लेकिन ग्रेटनेस इज़ नॉट द मोनोपोली ऑफ द रिच, क्योंकि महानता जो है वो धनवान लोगों की ही एकाधिकार नहीं है, अर्थात महानता पर धनवान लोगों का ही एकाधिकार नहीं है। इट एग्जिस्ट इक्वली इन द हम्बल, विनम्र और गरीब लोगों में भी समान रूप से ही महानता पाई जाती है। इट इज़ फेट, लेकिन ये उनका भाग्य है, विच मेक्स सम ग्रेट एंड अदर ऑब्सक्योर, जो कि कुछ लोगों को तो महान बना देता है और कुछ लोगों को अज्ञात बना देता है, अर्थात उनको अवसर प्राप्त नहीं होता है कि वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें। हम इन लाइनों में देखेंगे वेक्ड टू एस्टेसी द लाइंग लायर, अर्थात लायर इज़ ए काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स aroused the lyre to rapturous music, made it vibrate with ecstatic song। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कवि जो है गरीब लोगों के साथ सहानुभूति रख रहा है, वही चल रहा है। द लाइन्स शो हाउ डीप वाज द सिंपैथी ऑफ द पोएट। ये पंक्तियाँ हमें दिखा रही हैं कि कवि की जो सहानुभूति है वो कितनी गहन है विद द पुअर एंड सिंपल पीपल, गरीब लोगों के साथ। दे पजेस्ट नो लेस ग्रेटनेस, कहता है कि वो भी कम महानता नहीं रखते हैं देन द फॉर्चुनेट सिटी ट्रैवलर्स, जो शहर के निवासी सौभाग्यशाली टैलेंट्स प्रतिभा रखते हैं, हु आर ब्लेस्ड, जो सौभाग्यशाली हैं, विद अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि उनको अवसर प्राप्त हुए हैं। दीज वर डिनाइड टू द पीपल लिविंग इन विलेज, वो अवसर जो गरीब गांव में रहते हैं उन लोगों को उनसे वंचित रख दिया गया है। आगे की हम जब बात करेंगे तो हम देखते हैं कि आगे की हम जब बात कर रहे हैं इसी के अंदर, तो आगे की लाइनों में हम चलेंगे, वो लाइनें जो कि बट नॉलेज से लेकर ऑफ द सोल तक चल रही हैं। बट नॉलेज से लेकर ऑफ द सोल, इन पंक्तियों में ये लाइनें जो हैं कवि का ट्रेजिक एंड वेस्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रॉमिसिंग पर्सन इन द विलेज, गांव के जो अच्छे और श्रेष्ठ लोग हैं ये उन लोगों की विशेषताएं बता रही हैं, उन लोगों के बारे में बता रही हैं। वो कह रहे हैं दीज लाइन्स रेफर टू द ट्रेजिक वेस्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रॉमिसिंग पर्सन इन द विलेज, गांव के जो अच्छे विद्वान महान लोग हैं उनके बारे में ये बता रही हैं कविताएं, लाइनें हमें। द पर्सन्स एंडोर्ड, द पोएट गिव्स एक्सप्रेशन टू हिज इंटेंस ग्रीव, कवि जो है गहन दुख व्यक्त कर रहा है इन द विलेज पर्सन, उन गांव वाले लोगों के प्रति, एंडोर्ड विद टैलेंट्स, जो कि जिनको की बहुत प्रतिभा तो मिली, एंड आउटस्टैंडिंग, और बहुत विद्वान रहे, एट द फैक्ट, लेकिन सच ये है कि दैट मैनी ऑब्सक्योर लाइफ अननोन एंड अनऑनर्ड, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने अज्ञात और बिना किसी सम्मान का जीवन जिया है। कवि कहता है नो स्टोन एबिलिटीज़ लिव्ड ऑन ऑब्सक्योर पॉवर्टी स्टूड इन देयर वे फ्रॉम रियलाइजिंग देयर एबिलिटीज़। कवि यहाँ कहना चाहता है कि बहुत से लोग असाधारण गुणों से युक्त होने पर भी अप्रसिद्ध पराधीन जीवन व्यतीत करते हैं, अपरिचित और असम्मानीय रहते हैं। कोई पत्थर यह नहीं कहता है कि वे कहाँ हैं, उनके पास जो कुछ श्रेष्ठ है उसकी वास्तविक पहचान करने में उनकी गरीबी उनके मार्ग में खड़ी रही। वे शिक्षा के लाभ और किताबों में संचित मानव ज्ञान के लाभों से वंचित रहे। वे जीवन भर अनजान तथा भोले भाले बने रहे। शिथिल करने वाली निर्धनता उनके उच्च कार्यों को करने में उत्साह और उनको कुचल देती थी और समाप्त कर देती थी। वह पूर्णतः उनकी आनंदमयी आत्मा व उत्साह को समाप्त कर देती थी। इससे उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को दफना दिया गया था। अब यहाँ पर
चिल पेनुरी एक शब्द आया है, अर्थात उनकी भावनाओं को उनकी गरीबी ने नष्ट कर दिया। गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हो रहे हैं, तो उनको कभी उनकी गरीबी ने अवसर नहीं दिया कि वो आगे बढ़ सकें। अगली लाइनों की हम बात करेंगे जो कि 53 से हैं 56 तक। फुल मैनी ए जैम से लेकर डेजर्ट एयर तक। इन पंक्तियों में जो है कवि वेरी पेनेटिक है, वेरी बहुत दुखी है। These lines of waste and frustration of quoted, they convey a sense, हमारे सामने वो एक ऐसी preforce for want of opportunity और fit appreciation, वो हमारे सामने इस प्रकार की कमियों को व्यक्त कर रहे हैं कि उनको अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। न्यूमरस जेम्स, और यहाँ पर विशेष रूप से मेटाफर का प्रयोग भी कवि कर रहा है। न्यूमरस जेम्स, कवि कहता है कि बहुत सारे नगीने जो हैं ऑफ ब्यूटी, सुंदर, ग्रेट ब्यूटी, जो बहुत सुंदर होते हैं, रिमेन्स इन द हॉलो ऑफ ओशन, महासागर के खोखले गर्त में रहते हैं। एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सीन, और उनको कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है कि कोई उनको देखे। प्रेज्ड, कि कोई उनकी प्रशंसा करे। एप्रिशिएटेड, कि कोई उनकी प्रशंसा करे। सिमिलरली, उसी तरीके से ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, बहुत सारे खूबसूरत फूल जो होते हैं, ब्लूम इन द डेजर्ट, बहुत सारे रेगिस्तान में खिल जाते हैं। विदर इन डेसोल्यूट लैंड्स, और वही उसी निर्जन भूमि पर सूख जाते हैं। अनसीन बाय एनी एडमायरर, जिनको कि कोई प्रशंसक नहीं देखता है। दे हैव नो एडमायरर्स। ब्यूटीफुल मेडन्स शाई फॉर देयर ब्यूटी ब्लस, सुंदर महिलाएं जो हैं वो अपनी सुंदरता पर शर्माती हैं। व्हेन दे लुक्ड अपॉन, जब कोई उनको देखता है। एंड एडमायर्ड बाय एनी स्ट्रेंजर, और जब कोई उनकी प्रशंसा करता है, कोई अजनबी। दीज फ्लावर्स ऑल्सो ब्लश, ये फूल भी शर्माते हैं। लुक्ड अपॉन, जब उनको कोई देखता है। एंड एडमायर्ड बाय एनी स्ट्रेंजर, और किसी अजनबी के द्वारा जब इनकी प्रशंसा की जाती है तो। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ देखा जा रहा है, देयर ब्लश एंड देयर ग्रेस इज़ वेस्टेड ऑन द इनएनिमेट हार्टलेस एयर ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान की निर्दयी और कहना चाहिए बिना प्रशंसा देने वाली वातावरण के अंदर उनका जो सौंदर्य है, उनका जो शर्माना है, वो बर्बाद हो जाता है। फिगरेटली भी, अब हम ये कहें कि अलंकारिक रूप से यहाँ पर फिगर मेटाफर का प्रयोग करके कवि कहता है, मैनी गिफ्टेड पर्सन्स, बहुत से व्यक्ति जिनको उपहार स्वरूप सौंदर्य मिलता है, धन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, वो लोग कैन नॉट विन फेम एंड एडमायर, लेकिन वो किसी भी तरीके से प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फॉर, क्योंकि दे आर नॉट नोन टू अदर आउटर वर्ल्ड, क्योंकि वो बाहरी संसार के द्वारा नहीं जाने जाते हैं, उनको बाहरी संसार के लोग नहीं जानते हैं। मैनी विलेजर्स एडमायर्ड विद मैनी विलेजर्स एंडोड विद एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़, गाँव में रहने वाले लोग बहुत ही असाधारण गुणों से संपन्न होते हैं, बट कैन नॉट अर्न द रेपुटेशन, लेकिन वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एंड एप्रिशिएशन, और उनको भी किसी भी प्रकार से प्रशंसा प्राप्त नहीं होती है। दैट दे रिचली डिज़र्व, वास्तव में जिसके वो हकदार होते हैं। दिस इज़ ए ट्रेजेडी ऑफ द रूरल जीनियस, ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रतिभावान लोगों के साथ बड़ी ही दुखांतिका है उन लोगों की। बार बार कवि जो है वो कह रहा है, बार बार एक बात कवि ये भी कहना चाह रहा है कि प्रतिभा, महानता, ये चीज़ें कोई धनवान लोगों की या शहरी लोगों की बपौती नहीं है,
इन चीज़ों पर गरीब लोगों का, ग्रामीण लोगों का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि धनवान और शहरी लोगों का होता है। लेकिन अफ़सोस की बात है, उनके जीवन की दुखांतिका है कि उनके लिए समय ने उनको या उनके भाग्य ने उनको इतना अवसर नहीं दिया कि वो अपनी प्रतिभा, अपनी महानता को प्रदर्शित कर सकें या उनको किसी के द्वारा प्रशंसा प्राप्त हो सके। ऐसा उनका भाग्य बिल्कुल भी नहीं रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक हमारे पास शब्द आया है प्योरेस्ट रे सेरेन। द वर्ड सेरेन इज़ एन एडजेक्टिव। यहाँ एक विशेषण का प्रयोग कवि कर रहा है, मीनिंग क्लियर एंड ब्राइट, जिसका अर्थ है एकदम स्पष्ट और साफ सुथरा। दो प्लेस्ड आफ्टर रे, हालांकि इस शब्द को उस रे शब्द के बाद रखा गया है। और एक शब्द है ब्लस अनसीन, अर्थात मेटाफोरिक यदि हम इसे देखें तो डाई अनएडमायर्ड, बिना प्रशंसा के मर जाना। इस स्टेंजा में फिर हम एक बात ये नोट करते हैं कि कवि जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों का पक्षधर है, ग्रामीण लोगों का पक्षधर है। इस वीडियो में इतना ही।